नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दरअसल देश के अंदर आज माई लॉर्ड का बड़ा एक रिस्पेक्ट है, एक ओहदा है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारे जो माननीय न्यायालय हैं, उनको लेकर हम सभी के दिल में बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है। क्योंकि जिस किसी को न्याय अगर नहीं मिलता है तो हर आदमी हमारे न्यायालयों की तरफ न्याय की नज़र से देखता है कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। हम न्याय व्यवस्था पर, न्यायाधीशों पर, अदालतों पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन बात दरअसल ये है, आज दिल्ली दंगों से जुड़े हुए 5 मामलों में आरोपी और मास्टरमाइंड और दिल्ली दंगों का सबसे खूंखार आदमी ताहिर हुसैन, उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक आम आदमी पार्टी का नेता और पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 मामलों में जमानत दे दी। ये जमानत माई लॉर्ड ने दे तो दी, बिल्कुल दी होगी, कानून सम्मत रही होगी और कानून में इसका प्रावधान जरूर होगा। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, पत्रकार हूं तो बोलने की आज़ादी है और मुझे बोलना चाहिए। चुप रहना मुझे अपने प्रोफेशन के साथ शायद न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी अदालतों को, हमारे न्यायमूर्तियों को, हमारी न्याय व्यवस्था को जब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो अपराधी होते हैं, एक आम लोगों के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान के अंदर अपराधियों को भी उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है। कहीं पर भी अपनी जमानत के लिए, अपने न्याय के लिए वो भी आवाज उठा सकते हैं। ऐसी हमारी न्याय व्यवस्था है। लेकिन इतने दुर्दांत, एक तरीके से कहा जाए तो अपराधी, जो नेता होते हुए इतने गंभीर अपराधों में शामिल था, दंगों में शामिल था, वो प्लानर था, उसने आईबी के एक अधिकारी की हत्या की भी साजिश की थी। उसके घर पर एक हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार, अभी तक ये जो है, जो गल्फ कंट्रीज थे वहां कई जगह पाई गई थी, जो आतंकवाद से जो जूझ रहे देश थे, उनमें ये मिली थी। एक बड़ी लोहे की बनाई गई गुलेल बरामद की गई थी, जिसके सहारे बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगाकर खींचकर बड़े बड़े ईंट और पत्थरों को कई कई 50-50, 100-100 मीटर, 200-200 मीटर दूर पब्लिक पे मारा जा रहा था। ये गुलेल अपने आप में एक पहली बार एक उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था दिल्ली के अंदर, इसका प्रयोग हुआ था। ये बनता रहा, चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में हम आपको ये भी बता देते हैं, इस मामले में करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे, जिनमें पुलिस के भी कई अफसर थे। एक हेड कांस्टेबल रतन लाल थे, उनकी भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और ये बहुत ही गंभीर मामला था। ये सारी चीज होने के बावजूद न्यायमूर्ति ने एक अपराधी के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखा। ये अपने आप में समझ से बाहर है। 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी जिले के जो कई इलाके थे, अचानक वहां पर दंगा भड़क उठा था। उसमें कहा जाता है कि सरजील इमाम, जेएनयू के कई लोग उसमें शामिल थे और दंगा बड़ा प्रायोजित था, जिसको अंजाम दिया गया था। इस दंगे को आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन हैंडल कर रहा था, एक ग्रुप से हैंडल कर रहा था। और ये दंगे संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुआ था, भड़का था। ये सारा जो खेल है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा
हमारा सिस्टम चरमरा गया। हमारे देश की कई देशों में जो है बड़ी बेइज्जती हुई, हम बहुत शर्मिंदा हुए कि आज 21वीं सदी में जब हम कहते हैं कि हम बहुत तरक्की कर गए हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं, तब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसे दंगों का भड़कना सचमुच हमारे माथे पर कलंक था। लेकिन न्यायमूर्ति साहब ने जो किया, ये जो जमानत दी, ये कहीं ना कहीं न्याय संगत लगती नहीं है, क्योंकि एक ऐसे आदमी के फंडामेंटल राइट्स के लिए उसको बाहर भेजना सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से 53 लोग निर्मम तरीके से मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसे आदमी के फंडामेंटल राइट्स को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो वो जो मारे गए, वो जो घायल हुए, लंगड़े लूले हो गए, किसी की आंख फूटी, किसी के हाथ टूटे, उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ? ऐसे खूंखार अपराधी को पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही मारना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो न्यायमूर्ति हैं, उनका फैसला सर आंखों पर होना चाहिए। न्यायमूर्ति अनीस दयाल ने बुधवार को यह कहते हुए ताहिर हुसैन को जमानत दे दी 5 मामलों में कि ये सभी 5 एफआईआर में सशर्त जमानत दी जा सकती है, मतलब शर्त के साथ लगा के जमानत दी जा सकती है। तो उन लोगों का क्या होगा जो 53 लोग मारे गए? उनको किस शर्त पे, उनके घर वालों के जख्मों पे किस शर्त पे मरहम लगाएंगे साहब? वो जो 700 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, उन लोगों के जख्मों पे, उनके परिवार के लोगों पे जख्मों पे कैसे मरहम लगाएंगे आप? और आपको ये भी बता देते हैं, इस जमानत को कराने वाले एक हमारे यहाँ कानून मंत्री रहे, बड़े ही मशहूर वकील हैं, सलमान खुर्शीद साहब का हाथ है। एक चीज और भी देखने में आती है, आखिर इस तरीके की चीजों में, दंगों में ऐसे लोगों को ही क्यों हायर किया जाता है? यानी कहीं ना कहीं इंटरनली करंट चलता है ना। ताहिर हुसैन की इस इलाके में एक निर्माणाधीन बड़ी सी इमारत बन रही थी, क्योंकि ये पार्षद साहब थे, ये जनसेवक थे, और जो दंगों पे प्रहार करने का जो पूरा काम था, पूरा सिस्टम था, वो इस निर्माणाधीन इमारत की छत से ही चलाया जा रहा था। इसके अलावा यहां से गुलेल से जो पत्थर मारे जा रहे थे, एक बड़ी सी गुलेल, बहुत भारी, करीब 2-2.5 टन की लोहे से बनाई हुई गुलेल थी, जिसके बड़े बड़े एंगल पिलर लगा के उसको तैयार किया गया था। इसके अलावा यहां से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे और फायरिंग भी की जा रही थी। फायरिंग, समझिए, दिल्ली के अंदर फायरिंग होना अपने आप में बड़ी बात है। दंगों की जांच में यह भी पाया गया कि ये जो दंगों की साजिश थी, इस साजिश की पूरी प्लानिंग, ये जो साजिश बनाई गई, ये भी ताहिर हुसैन के घर में ही बनी थी। यहां पर एक आईबी के अधिकारी थे, अंकित शर्मा, उनकी भी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। उनकी लाश तो नाले में मिली थी, उनको भी मार के फेंक दिया गया। उनके फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? जो आईबी का अधिकारी अपनी ड्यूटी करते हुए इन हत्यारों का शिकार हो गया। इसकी साजिश का आरोप भी ताहिर हुसैन पर ही था, क्योंकि ताहिर हुसैन एंड कंपनी को यह लगता था कि आईबी का ये अधिकारी हमारी जासूसी करता है या आगे जाके हमें महंगा पड़ेगा। हम आपको यह भी बता देते हैं, इस मामले में कुल 11 एफआईआर दर्ज हुई थी, और हाल ही में खालिद मोहम्मद नाम के एक अन्य आरोपी को, जो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल का हत्यारा था और उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व था, जिसने बड़े ही निर्मम तरीके से हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या की थी, उसे अभी क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मणिपुर से गिरफ्तार किया है, जो इम्फाल बॉर्डर के पास से उसे गिरफ्तार करके लेके आई है 2 दिन पहले ही। और पुलिस का यह भी कहना है कि ये साहब वहां पर बिरयानी बेच रहे थे। देखिए, दिल्ली दंगों में अभी तो एक रतन लाल की बात सामने आई है ना, जब इनको रिमांड पे लिया जाएगा, हो सकता है 10-20 और रतन लाल मार दिए हों इन साहब ने। तो ये
दिल्ली के अंदर दंगों में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारने के बाद ये साहब मणिपुर चले गए और मणिपुर में जाकर ये बिरयानी बेच रहे थे। कैसा कैसा समझिए हम किस तरीके के समाज में जी रहे हैं। आखिर इस शख्स को, इस हत्यारे को बिरयानी बेचने के लिए स्टैब्लिश किसने किया मणिपुर में, उस इलाके में जहां आजकल आग लगी हुई है, दंगे भड़के हुए हैं। तो ये इसी तरीके से ये जो ताहिर हुसैन है, ये दिल्ली दंगों में मुख्य आरोपी था और बहुत ही क्रूर हत्यारा है। इस पर बहुत सारे मामले हैं, अभी इसको और जब ट्रैप किया जाएगा तो और चीजें निकल के सामने आ सकती थी। लेकिन हमारे न्यायमूर्ति को, हमारे संविधान को, इनके फंडामेंटल राइट्स की याद आ गई। यानी कि 3 साल इस आदमी ने जेल के अंदर मौज की और अब ये वहां से नेता बन के निकल आए। अब होगा ये, क्योंकि आने वाले समय में फिर चुनाव हैं, तो अब ये वहां से पक्के नेता बन के निकले हैं और हो सकता है केजरीवाल जैसे आदमी की पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी, इन्हें टिकट देकर एमएलए वगैरह या सांसद वांसद चुनाव लड़वा दे और ये आगे फिर एक बड़े नेता बन जाए। हमारे देश में यही होता आया है। अतीक अहमद को देख लीजिए, अफजाल अंसारी को देख लीजिए, अंसारी ब्रदर्स दोनों बड़े बड़े पदों पर रहे। ये कैसा सिस्टम है? अभी भी हम क्यों नहीं चेंज करते हैं? न्यायमूर्ति साहब, आपके फैसले से हमें बिल्कुल भी इत्तेफाक, बिल्कुल भी हमें कोई गुरेज नहीं है, हम सर झुकाते हैं आपके सामने। लेकिन प्लीज ऐसे हत्यारों के जब फंडामेंटल्स को, राइट्स को जब ध्यान में रखें तो एक बार उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी देख लें जो इस तरीके के दंगों में मारे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।